जो मोदी ने एस्टैब्लिश किया है, और अभी तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आप देख लीजिएगा कि जब मोदी 3.0 अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा तब भारत कहाँ होगा, और उसकी मूल में हमेशा सनातन ही रहेगा। ऑल आइज ऑन रफा वाला जो चला, 118 सेलिब्रिटीज ने फोटो लगाई और 12 घंटे के अंदर हटा ली। अच्छा, आप ये बताइए कि इस यंग जनरेशन पे राम मंदिर के जो नए मूर्ति का जो प्रतिस्थापना हुई है, जो पूरा राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मोदी ने जो सेंध लगाई है ना, वो एक छोटा सा पंचर है। हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम बहुत ज्यादा सुरक्षित है, हमें सारे लाभ मिल रहे हैं, सब कुछ है, पर हम वोट नहीं दे सकते। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस वोकिज्म से इस धरती को एक ही ताकत बचा सकती है, वो है सनातन। मैं आपको बता रहा हूँ, सारी दुनिया वोक हो जाएगी अगर सनातन ने नहीं संभाला तो। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस दी जयपुर डायलॉग पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी, जिनका पूर्वाश्रम नाम है अजीत सिंह। आपका स्वागत है बाबा रामदास जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये आप अजीत सिंह से बाबा रामदास जी की जो यात्रा है, उसके पीछे क्या भेद है? मेरे को ये बताया गया कि पहले आप कुश्ती कोच थे जी। और तो ये पहले तो हमें ये बताया कि आप कुश्ती में कैसे आए? सर, हुआ क्या कि फादर हमारे आर्मी में थे जी। उनको पहलवानी का शौक था। वैसे आपका मूल स्थान क्या है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आपके पिताजी गाजीपुर से? जी। पर वो उन्होंने अपना ज़्यादा समय पंजाब में बिताया था अपनी जवानी। जब पंजाब का गौ हत्या आंदोलन और हिंदी रक्षा आंदोलन जब चल रहे थे जी, तो उस वक्त ही वॉज लीडिंग दैट आंदोलन इन 60s, अर्ली 60s में। वो पंजाब में आर्य समाज के लीडर थे, तो उस कुश्ती के शौकीन थे, फिर फौज में भर्ती हो गए और धर्म शिक्षक थे आर्मी में, रिलीजियस टीचर। तो घर में एक तो पढ़ाई लिखाई का बहुत माहौल था, और बचपन से पहलवानी का, मतलब मुझे याद है मैं 6 साल का था तब से उन्होंने मुझे पहलवानी में डाल दिया था। तो एक वो कॉम्बिनेशन तैयार हो गया सर कि पढ़ाई लिखाई का हमें शायद हमने अपने पिताजी से और दादाजी से एक तरह से वो हमारे जीन्स में था, पढ़ाई लिखाई, पढ़ना पढ़ाना, और पहलवानी एज ए प्रोफेशन हमने चुन लिया। तो सारी जिंदगी फादर के साथ ही आर्मी कैंटोनमेंट्स में ही जन्म हुआ, वहीं पे पले बड़े, जीवन मतलब आर्मी कैंटोनमेंट में ही बीता जब तक फादर आर्मी में थे। उसके बाद मैं कोच बन गया, NIS पटियाला में चला गया। वहाँ पे NIS में मैं भगवान की दया से पढ़ने में शुरू से ही ठीक था। मैं एकेडमिकली वॉज गुड, बीइंग ए रेसलर। तो वहीं पे मुझे उन्होंने टीचिंग में ज्वाइन करा लिया था, फैकल्टी। आई वॉज द टॉपर ऑफ द बैच। बस वहाँ से फिर रेसलिंग कोच बन गए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में चले आए। फिर कुछ साल नौकरी की, पर मेरा मतलब नौकरी का ज़हन था नहीं शुरू से ही। मेरा मतलब शुरुआती दौर में ही मैं नौकरी से जो है, जब तक तो टीचिंग में रहा, नौकरी में भी पहले 4 साल टीचिंग की, तब आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे ही उन्होंने मुझे मेन स्ट्रीम में भेजा, जहाँ पे एक बार मेरा ट्रांसफ़र कर दिया नई दिल्ली हेड ऑफिस में, वहाँ पे वो क्लरिकल जॉब, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक फाइलें लेके घूमने वाला, तो वो अपने से हुआ नहीं। तो हम जो है छोड़ छाड़ के सब गाँव चले गए, और वहाँ हमने कहा दिल्ली का जीवन रास नहीं आया मुझे, और नौकरी रास नहीं आई। तो तब मैंने और मेरी पत्नी ने, हम गांव में, हमारे बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, अभी भी है बैकवर्ड ही, मैं मानता हूँ। तो वहाँ पे हमने सर पेड़ों के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया गांव के, और ये काम फिर मैंने और मेरी पत्नी ने 20 साल किया। लिटरली हमने गुरुकुल टाइप एक संस्था चलाई, और आज सर मेरा जो पहला स्टूडेंट था ना उस गुरुकुल का, वो अब इस वक्त ब्रिगेडियर बनने वाला है, इज अ फुल कर्नल। माय फर्स्ट स्टूडेंट कर्नल आशुतोष। ओके। तो सर फिर जब हमने ग्रास रूट लेवल पे बच्चों के साथ, अच्छा ऐसे बच्चे थे जिन्हें कभी जिंदगी में पेंसिल नसीब नहीं हुई, जो नंगे पैर स्कूल आते थे, बुक्स नहीं मिलती थी। हमने स्कूल में एक बुक बैंक बनाया था, NCERT की बुक्स पढ़ाते थे।
मेरी खुद की एजुकेशन केवी में हुई है, तो हमने हूबहू केवी का एजुकेशन सिस्टम अपने उस गांव में लागू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, कोई मान्यता नहीं थी, कुछ नहीं थी। हमने पहले पेरेंट्स को बोल दिया था कि भैया कोई टीसी नहीं मिलेगी, कोई मार्कशीट नहीं मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, तो टीसी मार्कशीट की अपनी व्यवस्था तुम कर लेना। तो वो क्या करते थे, प्राइमरी स्कूल में बच्चे का नाम लिखाते थे, पढ़ता हमारे यहाँ था, हाजिरी वहाँ लगती थी। ये सिस्टम से हमने सर 20 साल हजारों बच्चों को पढ़ाया, एंड आई एम प्राउड टू से दैट दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ्स, क्योंकि कोई फॉर्मल एजुकेशन थी नहीं, मार्केट फोर्सेस थी नहीं। तो सर 20 साल तक जब आप गांव में बैठ के जो एकदम जो गरीब बच्चा है, जब उसके साथ आप 20 साल काम करें तो आप सचमुच हिंदुस्तान की नब्ज पकड़ लिया आपने जो सचमुच जो जमीन पे काम होता है ना, जिसे वो हमने किया, मैंने और मेरी पत्नी ने 20 साल तक। फिर उसके बाद वी शिफ्टेड टू पंजाब, तो आजकल वो एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पंजाब में रहती हैं, तो मेरा परिवार आजकल पंजाब में ही रहता है। तो जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था, अच्छा एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 25 आई गॉट मैरिड, तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि मैं 25 साल में ब्रह्मचर्य जीवन में रहा हूँ, 25 साल गृहस्थ रहूँगा, और एट द एज ऑफ 50 में वानप्रस्थ में चला जाऊँगा। और सर मेरी पत्नी और मेरा पूरा परिवार इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। वो तो मुझे दीक्षा थोड़ी लेट मिली, 50 की जगह उन्होंने दी नहीं, गुरु जी ने बोला नहीं वो पुराने ज़माने की बातें थी, नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। अब नहीं, तो 5 साल तो वो मुझे दौड़ाते रहे। अच्छा। फिर जब वो 58 साल को बोला, हाँ, मैंने कहा गुरु जी आपने तो सरकारी सिस्टम बना दिया, रिटायरमेंट 8 साल में। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, समय बदल गया, अब 50 इज टू यंग टू बी ए वानप्रस्थी। तो फिर 58 साल की उम्र में था, जिस दिन मेरा 58 बर्थडे था, उस दिन मुझे उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा दी थी। तो सर आई बिकेम अ वानप्रस्थी। वानप्रस्थी कहता है कि वो कहते हैं जी 70-80% समय समाज में गुजारो, 20% परिवार में, और धीरे धीरे परिवार से धीरे धीरे डिटैच होते जाओ, समाज के लिए भी कुछ काम करो, देश के लिए कुछ काम करो। पत्नी के लिए वो व्यवस्था है कि पत्नी चाहे तो वानप्रस्थी के साथ रह सकती हैं, या चाहे तो वो पुत्रों के साथ रह सकती है, ये हमारे शास्त्रों में है वर्णित। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा, हमने बोला हम नहीं रहेंगे पुत्रों के साथ, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, अभी उनका 1 साल का पीरियड बाकी है। कहते 1 साल बाद आई विल जॉइन यू इन द वानप्रस्थ, तब तक आश्रम बना लिया जाए, कम से कम एक बेसिक कुटिया बन जाए। तो वो हम लोग पारोली सिकरवार में उसके लिए ज़मीन ले ली हमने, 4 बीघा ज़मीन ले लिया, तो वही धीरे धीरे आश्रम भी बन जाएगा। तो वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ रहता हूँ मैं, और बस ये चल रहा है। तो आश्रम में क्या करेंगे सर आश्रम में सबसे पहले तो एक संस्कृत पाठशाला, एक गुरुकुल, एक गौशाला में चिकित्सालय, बीमार गांव का चिकित्सालय, और एक वानप्रस्थियों के लिए कुछ 5-7 कुटिया। ये ओरिजिनली हमने प्लान किया। पहले 5-6 कुटिया बना लेंगे जिसमें अन्य वानप्रस्थी आके रह सकें, फिर एक छोटी सी मतलब गायों का चिकित्सालय, और एक कोशिश करेंगे अगर हो सका तो एक गुरुकुल या संस्कृत पाठशाला। ये ओरिजिनल प्लान है, उसके बाद जैसा ईश्वर चाहेगा। आपने अघोर पंथ ही क्यों चुना? उधर हमारे गाजीपुर में ना, हमारे घर के थोड़ी सी दूर बाबा कीनाराम जी का मठ है, उनकी जन्मस्थली है, उनकी कर्मस्थली है। हमारे घर से करीब मुश्किल से 10-12 किलोमीटर। वो तो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है बाबा कीनाराम, तो सब। या तो हमारे यहाँ एक परंपरा रही है पूरे क्षेत्र में, अदर स्पेशली क्षत्रिय समाज है ना, तो ये बाबा कीनाराम का मठ जो है ना, ये क्षत्रिय परंपरा, छात्र परंपरा के रहे हैं ये भी। और अपने ये योगी आदित्यनाथ जी वाला जो गोरक्षपीठ है, तो वो क्षत्रिय समाज आमतौर पे जब भी दीक्षा लेता है तो इन्हीं 2-3, और हमारे बगल में हथियाराम मठ है, वो भी छात्र परंपरा की है, तो क्षत्रिय समाज वहाँ जाता है। और जैसे होता है, एक जातीय नहीं होते। वो कौन सा पंथ है? वो सब सर जैसे ये तो नाथ संप्रदाय है अपना, गोरक्षपीठ तो गोरक्षनाथ। हमारी वाली जो है वो अघोर संप्रदाय हो गया। तो उसलिए हथियाराम जी बताया आपने, वो भी शायद वो भी शैव परंपरा के है। वो एग्जैक्टली क्या है मुझे एकदम, तो हथियाराम मठ है वो। पर जो क्षत्रिय समाज है हमारा, हम लोगों का जो है, क्योंकि पुराने समय से जो है बाबा कीनाराम से जुड़े रहे उस मठ से, तो अवधूत भगवान राम से, इनसे, ये सब एक ही है। तो हम भी दीक्षा लेने वहाँ चले गए, बचपन से जाते थे। अच्छा। तो एक
कोई ऐसा कुछ नहीं। प्रयोजन सोच और के अघोर को लेके ना बड़ी बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं कि अघोरी तो भाई सब टोटली जो है वो शमशान में रहने वाले बबूत और वो मुर्दा दुनिया भर के ये सब फिल्मी कपोल कल्पनाएं हैं। नहीं, ये तो इस पे तो पश्चिम में कई लोगों ने आके इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्री बना के और इसको इस तरह से बदनाम किया हुआ है। बदनाम किया हुआ। अदरवाइज सर अघोरीज आर थॉरली जेंटलमैन और आम सामान्य मेरे आपके जैसे लोग हैं ये भी कहा जाता है कि अघोरी बड़े तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ करते सर। वो तो देखिए वो उसके बाद मैं आई एटलीस्ट आई डोंट बिलीव, आई डोंट डू इट। मैं तो सर एक सामान्य एक वानप्रस्थी। हमारा तो एकदम राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र ने जो हमें दिया है, समाज ने हमें दिया है, वो जो थोड़ा बहुत हम लौटा सके देश के लिए काम कर रहे हैं आज। लेकिन कुश्ती जगत में आप अभी भी पूरा दखल रखते हैं। सर मेरा इंटरेस्ट नहीं उसमें, सर कुश्ती जगत में मेरा दखल है। मेरी एक आदत है, अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो आमतौर पर लोग चुप रहना पसंद करते हैं कि यार छोड़ा, हमें क्या मतलब है, हम क्यों बोले, हम क्यों बुरे बने। अपने को सर आदत है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपन चुप नहीं बैठेंगे, हम बोले आए ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो सर वो तो आपने हमारे जो आंदोलनजीवी पहलवान थे उनकी पूरी आपने एक प्रकार से उनका विरोध किया। नहीं, विरोध नहीं किया सर। मैंने सच्चाई लोगों को बताई। मैंने पहले दिन से कहा, जब ये शुरू हुआ तो आई वॉज वॉचिंग। मुझे किसी ने, एक जर्नलिस्ट है द प्रिंट की, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा हुआ। मैंने कहा नहीं यार, बोला नहीं सर वाकई ऐसा हुआ। मैंने कहा एक आध 2 घंटे का धरना होगा, होते रहते हैं, उठ जाएंगे। 3 बजे उन्होंने मुझे दोबारा फ़ोन किया कि अरे यार उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगा दिए। मैंने कहा नहीं, क्या उसने मुझे क्लिपिंग भेज दी। अरे मैंने कहा हाँ यार ये। फिर मैं शाम तक ऑब्जर्व करता रहा। मैंने कहा यार ये तो, फिर मुझे एक गट फीलिंग आ गई थी। मैंने कहा यार ये तो कुश्ती संघ पे कब्जे की लड़ाई है। फिर शाम तक मैंने, और फिर अगले दिन सुबह मैंने पहली वीडियो बनाई। तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा भाई ये जो एलिगेशन थे इनमें, बोला नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर मैंने कहा यार एटलीस्ट समबडी शुड स्पीक, कोई तो सच के साथ खड़ा हो। फिर मैंने सिर्फ तथ्यात्मक एक पॉइंट पे फैक्ट्स रखने शुरू किए। मैंने कहा असलियत में ये क्या है, ये आरोप क्यों। इनफैक्ट सर उनका ये आरोप लगाने का प्लान नहीं था। जिन लोगों ने इनको धरने में बैठाया था ना, इन्होंने तो ये बैठाया था कि 11 बजे बैठना, 3 बजे तक खत्म करा देंगे। थोड़ा सा उनके कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट थे। हमारे पत्रकारों ने हमारे पहलवानों को उलझा लिया और उनके मुंह से ये यौन शब्द निकलवा लिया। और ये भाई पहलवान बेचारे, भाई तो पॉलिटिशियन ही है ना, कि अगर गलत शब्द मुंह से निकल भी लिया तो तुरंत उसको कंट्रोल कर लेते। ये भी नहीं था, उनको लगा ज्यादातर तो उठा टेक है। हाँ सर, ये आज भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि द रेसलिंग कम्युनिटी इज थॉरली अनपढ़। सर ये किसी तरह, ये जो इनकी जो समस्या है रेसलिंग कम्युनिटी की अनपढ़ होने की, ये तो इनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, लार्जर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उसको भी हैम्पर करती होगी। बिल्कुल करती है सर। उसका एक कारण है, कुश्ती तो इतनी टैक्टिकल हो गई है आजकल कि वो टैक्टिक्स वगैरह समझने के लिए भी आपको जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें जो है एब्जॉर्ब कर सकें। सर हमारा वो पहलवानों के अनपढ़ होने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, पहलवानी असल में शिफ्ट हो गई अखाड़ों में, रेजिडेंशियल अखाड़ों में। अगर बच्चा घर पे रह के पहलवानी करता ना तो वो फिर भी पढ़ लिख लेता। अब होता है क्या कि सर हरियाणा में तो आमतौर पे 8-10 साल के बच्चे को अखाड़े में भेज देते हैं। उस वक्त 3री-4थी में होता है। इससे पहले अगर आप जाए तो जो लड़का सबसे बदमाश होता था घर में, गांव में, उसको बोलते थे इतने अखाड़े में भेज दो। जो पढ़ने वाला होता था या जो घर गृहस्थी संभालने वाला होता था उसको घर पे रखते थे। जो बदमाश होता था, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती थी, जो ज़्यादा उद्यमी होता था, उसको अखाड़े में भेज देते थे। तो बेचारा टोटली अंगूठा टेक होते थे। अब तो फिर भी कम से कम नकल शकल मार के फॉर्म पूरम भर के 10वीं 12वीं कर लेते हैं, BA भी कर लेते हैं। अब तो होते हुए फर्जी है, पर कम से कम एटलीस्ट दे हैव अ डिग्री। पहले तो बिल्कुल ही अंगूठा टेक होते थे। अब जो है इनके पास 10वीं 12वीं की डिग्री होती है, पर सर चूंकि स्कूल कॉलेज कभी रेगुलर तो गए नहीं है, तो अब तो थोड़ा बहुत सर लिखना पढ़ना इसलिए भी सीख गए कि ये जो सोशल मीडिया आ गया ना सर, मैं तो बोलता हूँ व्हाट्सएप ने एक भारत को एजुकेट करने में, साक्षर करने में सर सोशल मीडिया का और स्पेशली व्हाट्सएप का बहुत बड़ा रोल है। ये मानिए आप, व्हाट्सएप ने लोगों को लिखना पढ़ना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया, रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर दी।
और यूट्यूब ने सुनना सिखा दिया। अब सुनने में सर कितना बड़ा एक माध्यम खुल गया कि आप दुनिया के बड़े से बड़े अच्छे लोगों की बातें सुन तो रहे हैं कम से कम यूट्यूब पे। तो अब तो थिंग्स आर चेंजिंग इन रेसलिंग टू, बट ये इतने अनपढ़ थे कि सर ये इनकी गाड़ी कब गलत रास्ते पे चली गई इनको पता ही नहीं चला। जब चली गई तो इनको लगा शुरू में तो बहुत मजा आया, अरे वाह यार खूब तहलका मचा है, पर मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा ये जो आरोप लगा रहे हो ना ये सब सिद्ध करने पड़ेंगे, प्रूफ देने पड़ेंगे। अब इनके पास कोई विक्टिम, पहले दिन तो ये बोलते थे कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर आप पहले दिन का बोले कि और बच्चियों के साथ हुआ, और बच्चियों के साथ हुआ, फिर शुरू में वो बोली इनमें से कुछ पीछे बैठी हैं, फिर अगले दिन वो भी नट गई, नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अब इनको उन्होंने विक्टिम कहाँ से लाए? सर पहले तो 3 महीने ये विक्टिम ढूंढते रहे। वो सब मैंने देखे थे आप पे वो पूरे विवाह, और वो बाद में जब विक्टिम भी नहीं मिली तो खुद विक्टिम बनना पड़ा। पर सर झूठे आरोप, अच्छा आजकल क्या यू हैव टू कॉरोबोरेट एवरीथिंग, अब तो आपको डिजिटल एविडेंस चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की मैंने चार्जशीट देखी थी, बल्कि आपने ही भेजी थी मुझे जी, वो चार्जशीट मैंने पूरी देखी थी, तो इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल प्रॉपर हुआ ही नहीं है। वो तो खाली देखा देखी सुनी सुनाई बातों पर चार्जेस लगा दिए गए, और वो चार्जेस एडमिट भी हो गए। ब्रिजभूषण सिंह का टिकट भी कट गया, सर बेटे को टिकट मिल गया। अब दूसरा शगुफा छोड़ा हुआ है कि साहब उसके काफिले से कोई बच्चे मर गए, तो भी उसको जो है वो तो ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही को ये लॉबी एक पर्टिकुलर लगी हुई है। ये इन्होंने जाट वर्सेस राजपूत कर दिया है क्या? तो इनकी कोशिश थी ये करने की, पर बीजेपी ने बहुत स्मार्टली इसको हैंडल कर लिया। और बीजेपी ने सर वो डिफेंसिव इसलिए हो गई थी क्योंकि ये जाट वर्सेस राजपूत उसको कर रहे थे, और वो पूरी की पूरी जाट पॉलिटिक्स उसमें घुसेड़ दी गई थी। भाई खापें आ गई सब, और वो सतपाल मलिक कौन है वो जो गवर्नर था, वो सतपाल मलिक ही ना नाम, नहीं कौन सा मलिक है वो, कोई जो मलिक मेघालय वाला जो जम्मू कश्मीर में भी था, वो मलिक तो इनको कहता था कि इन लड़कियों को वहां राजस्थान के चुनाव तो घुमाओ। तो सर बीजेपी डिफेंसिव इसलिए हो गई क्योंकि मामला उनको ये था कि कहीं जाट वोट बैंक नाराज ना हो जाए। वो तो जाटों में ही सबसे अधिक विरोध इनका था, जो जाट बच्चे जो थे इनके कारण जिनके अवसर समाप्त हो रहे थे, उन्होंने इनका विरोध किया था बहुत, इसीलिए बिल्कुल खापे भी पलट गई थी आपने देखा। हाँ जी हाँ जी। तो कुल मिला के सर वो बड़ी गंदी पॉलिटिक्स थी, और मैं इसलिए बोला, मैंने कहा कोई और नहीं बोल रहा और सच का साथ देना चाहिए, तो मैंने तो सच का साथ दिया था। तो सबसे पहले मैंने आपको उन्हीं वीडियोस में देखा था, क्योंकि वो जो थे वो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग बात कर रहे सर उस विषय पे सच्चाई मेरे अलावा हिंदुस्तान में किसी ने रखी नहीं। रेसलिंग वर्ल्ड में तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि बोल पड़ते, सच बोलते। आपको भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा होगा। तो मैं ऐसे विरोध से डरता नहीं, मैं तो अच्छा इसी विषय में अब आप चूँकि समाज सेवा का कार्य अंगीकार कर लिया है, तो अभी जो एक हिंदू अस्मिता की जो बात चलना आरंभ हुई है, अभी मेरे विचार से अभी अपने शैशव काल में ही है, तो इसको आप आगे बढ़ता देखते हैं क्या? सर देखिए, मैं इतना जानता हूं कि हिंदू अस्मिता या हिंदू रिसर्जेंस, it is directly related to the power, to the influence you wield in the world. आप कितने ताकतवर देश हैं दुनिया में, आपके पास कौन कौन सी ताकतें हैं जिनको आप सारी दुनिया पे एक्सर्ट कर सकते हैं, या अपनी होंद, अपने होने का आप एहसास दुनिया को करा सकते हैं। सब इस मामले में वी आर वेरी लकी कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार है पिछले 10 सालों से जिसने पूरी दुनिया में अपनी धाक, अपनी धमक पैदा की है। तो सर उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत तो हमारा सनातन ही है ना, हमारा हिंदू धर्म है ना। तो सर अगर भारत मजबूत होगा तो सनातन अपने आप पूरी दुनिया में मजबूत। लेकिन हमें तो 70 साल से सेक्युलरिज्म की गुट्टी पिलाई जाती रही है सर। वो सेक्युलरिज्म जो है वो एक अजीब किस्म का एक फर्जी कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है। जिस तरह का सेक्युलरिज्म पूरी दुनिया में नहीं है, और यहाँ का सेक्युलरिज्म ये कहता है
कि तुम्हें अपने हिंदू होने पर शर्म होनी चाहिए? सर मुझे तो लगता है अब ये एक स्टेप सेक्युलरिज्म जो है अब आगे, मुझे लगता है कि सेक्युलरिज्म से ज़्यादा वोक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सेक्युलरिज्म जो है वो वोकिज्म में तब्दील होता जा रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस वोकिज्म से इस धरती को एक ही ताकत बचा सकती है, वो है सनातन। मैं आपको बता रहा हूँ, सारी दुनिया वो हो जाएगी अगर सनातन ने नहीं संभाला तो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, और बहुत तेजी से होगा ये काम। सिर्फ सनातन ही इसको बचा पाएगा सारी दुनिया को वो होने से, मेरा ही मानना है। एंड वी आर वेरी लकी सर। भारत का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिछले 10 साल जो है मोदी जी जैसा एक शासक, एक प्रधानमंत्री, एक इतना बड़ा लीडर, नॉट ओनली ए शासक तो प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी भी थे, पर वो लीडर नहीं थे सर। मोदी जैसा एक लीडर आया जिसने भारत को वाकई एक महाशक्ति, न सिर्फ आर्थिक मत के, एक आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में जो मोदी ने एस्टैब्लिश किया है। और अभी तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग। आप देख लीजिएगा कि जब मोदी 3.0 अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा तब भारत कहाँ होगा। और उसकी मूल में हमेशा सनातन ही रहेगा। और फिर योगी जी भी हैं, उन्होंने तो भगवा पूरा पॉपुलर कर दिया है सर। अभी तो मैं बता रहा हूँ सर, ये तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और भगवान करे वो दिन। अभी लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी जो है वो बार बार कपड़े बदलते हैं, बाद में कहेंगे कि साहब ये तो कपड़े ही नहीं बदलता एक ही तरह के कपड़े। सर ये आप देख लीजिएगा, ये शुक्र मनाएंगे। मैं बता रहा हूँ, यही लोग आज से 5-10 साल बाद मोदी को याद करके रोया करेंगे कि कितना भला, कितना प्यारा, कितना क्यूट सा, कितना सॉफ्ट, कितना सही आदमी था। हे भगवान, ये कौन सा जल्लाद हमारे सिर पे बैठा दिया। जिस दिन योगी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन लोग मोदी को याद करके रोया करेंगे। ये लोग जो आज मोदी को हिटलर और मोदी को जो बताते हैं ना तानाशाह, पर मोदी को तो ये ऐसे याद करके रोएंगे कि कितना सॉफ्ट, कितना प्यारा आदमी था। तो सर इस देश को भगवा ही बचा सकता है, ये जान रखिए। वैसे योगी जी का यूएसपी क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उनकी कौन सी चीज पसंद की जाए? उनका भगवाधारी होना सबसे पहला, और उसके बाद उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर। एंड सर ही इज नॉट ओनली लॉ एंड ऑर्डर, उस आदमी की जो गवर्नेंस की जो है ना सर, गवर्नेंस खट्टर साहब की भी बहुत अच्छी थी, पर खट्टर साहब में वो जो सख्त डिसीजन लेने की, जो खट्टर साहब के जमाने में लोग बताते हैं कि नौकरशाही बेलगाम हो जाती थी, तो योगी जी ने कभी नौकरशाही को बेलगाम नहीं होने दिया। और वो योगी जी जो उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना सर, और उसको इम्प्लीमेंट करा देना सर, ये कोरोना कोविड के दिनों में सर क्या शानदार परफॉर्म किया है योगी जी ने, मतलब वंडरफुल। सर मुझे याद है मुंबई से एक ट्रेन आई थी सर, वो ट्रेन जब आके अयोध्या के आसपास कहीं रोका गया था उसको, मुझे आज भी वो सीन याद है सर। जब वो ट्रेन रुकी है ना, तो ईच एंड एवरी पर्सन वाज रिसीव्ड बाय अ टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड डिस्पैच्ड। हर आदमी के लिए उस ट्रेन में कितने आदमी बैठे हैं ये तक संख्या पता थी, और एक एक व्यक्ति जब अयोध्या स्टेशन पे उतरेगा तो अपने घर तक कैसे जाएगा इसकी व्यवस्था की गई थी। द मोमेंट यू एंटर्ड यूपी एवरीथिंग वाज टेकन। दिल्ली में तो इन्होंने भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया बेचारे मजदूरों को, बल्कि उत्तर प्रदेश वाले को बोले बिहार वाले कि अरे भैया तुम, उन्हें बोला चलो हम बिहार बॉर्डर तक ले आके छोड़ देंगे दिल्ली वालों को, मुंबई वालों को, आगे तो तुम संभालो। उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो सर योगी जी ने जो कमाल का जो उस वक्त उनकी समझ में आया कि कितना बड़ा लीडर है ये आदमी, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है। वो सिर्फ भगवाधारी साधु नहीं है सर, ये तो वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी लॉ एंड ऑर्डर संभालने में तो सर
मुख्तार और अतीक के नाम पे अभी भी जार जार रोते हैं। बिल्कुल कुछ वो तो अभी परसों की बात है सर। वो पंजाब में जब उन्होंने बोला ना कि मैं तो मई जून में शिमला बना देता हूँ, पंजाबियों ने बहुत ताली बजाई। आज की जो यंगर जनरेशन है वो कुछ प्रेरित हो रही है क्या मोदी योगी से? आज की तारीख में मोदी की और योगी की सफलता का कारण ही यंगर जनरेशन है। हर साल जो 5 करोड़ नए वोटर्स आते हैं वो सब मोदी के वोटर हैं। और अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था सर, मोदी तो वो ना वो कैच देम यंग वाला जो फॉर्मूला है ना, नर्सरी में ही तो सर मोदी योगी तो जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा होता है ना 15 साल का, तभी से उसको वो कभी एग्जाम पे चर्चा, कभी स्कूल गोइंग। मुझे याद है सर एक बार अभी रिसेंटली एक कोई प्रोग्राम हो रहा था जिसमें ये गेमिंग वाले जो है ना, ये 5-7 लोग बैठे थे मोदी जी के साथ, अभी पीछे ही तो हुआ था। हाँ। तो वो अब हम लोग सब, आप 65 साल के हो गए, मैं 60 साल का हो गया, मोदी जी 70 साल 75 साल के होने वाले हैं, तो हमें क्या मालूम सर। वी आर कंप्यूटर इलिटरेट पीपल, इनफैक्ट हमारे ज़माने में तो था नहीं। तो सर कोई बात हुई तो एक लड़का था वो कुछ गेमिंग के बारे में कुछ बोल रहा था, तो मोदी जी ने ना वो टर्म बोला तो वो द बॉय वाज सरप्राइज्ड, अरे मोदी जी को मालूम है। सर मोदी जी का यूथ से जो कनेक्ट है ना सर, जैसे कोई बात है वो मेरा एक महिला बोली कि मेरा बेटा सारी रात बोला पबजी वाला है क्या तो सर मोदी बच्चों को समझते हैं। तो मोदी ने सर बच्चों को एक तरह से वो पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन वाला असली किस्सा जो है ना, वो मोदी जी ने बच्चों के साथ किया है। ये मोदी जी ने यूथ को अपने पीछे लगा लिया, और आज का यूथ सर खुद को हिंदू होने में गर्व समझता है। वो ही प्राउडली सेज दैट आई एम हिंदू। लेकिन जो काउंटर फोर्सेस हैं वो भी बड़ी एक्टिव हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करने में लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पे और सब जगह सारा का सारा एफर्ट यही है कि किसी तरह से हिंदूज को डी हिंदुआइज करते रहो, ये कहीं हिंदू बन ना जाए। सर वो कितने भी अभी अभी वो ऑल आइज ऑन रफा वाला जो चला, 118 सेलिब्रिटीज ने फोटो लगाई और 12 घंटे के अंदर हटा ली, क्योंकि कितना भयंकर बैकलैश हुआ। तो सर उनको लगा कि नहीं पूरा हिंदुत्व खड़ा हो गया भाई, ये तो दुकानदारी बंद करा देंगे। तो आखिर इतने बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज ने क्यों हटा ली सर वो फोटो? क्योंकि सर हिंदुत्व फोर्सेस रिटेलिएट करना सीख गई हैं। ये कोशिश तो करते हैं, कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे सर। आखिर डीप स्टेट का पैसा है, उनका एफर्ट है, उनकी प्लानिंग है, उनका सब कुछ है, संसाधन उनके पास ज़्यादा है। पर सर हमारे पास जो सर हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है हमारी जनशक्ति। सर 140 करोड़ भारतीय जो है ना, उसमें 100 करोड़ हिंदू है ना सर। उस 100 करोड़ हिंदू में 20-25 ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा है, लगभग 115 करोड़ हिंदू है सर। उसमें 25-30 करोड़ युवा भी तो है ना, ज़्यादा, वो भी ज़्यादा है। 40 करोड़ युवा। 35% की आयु के लोगों का प्रतिशत 46%। तो सर पूरे वर्ल्ड की यंग पॉपुलेशन के बराबर अकेले इंडिया में रहते हैं, है ना। अच्छा आप ये बताइए कि इस यंग जनरेशन पे राम मंदिर के जो नए मूर्ति का जो प्रतिस्थापना हुई है, जो पूरा राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका इतना है कि वो फीते छोटे पड़ गए। जो थर्मामीटर जो होता है ना, जो तापमान नापने का, वो उसकी भी एक क्षमता ही होती है ना, जो वो नाप नहीं पाया सर। और सर पहली बार मैंने वृहद हिंदू समाज को, और उसमें युवा भी आते हैं, पहली बार भावनाओं का ऐसा ज्वार मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। और स्पेशली सर जब ये जो अभियान चला था ना, पूजित अक्षत घर घर पहुंचाने का, जो वो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में इससे बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम, और वो सर वाकई संघ की ही हिम्मत है कि वही इतना बड़ा, इतना वृहद सर पूरे देश में हर घर में पहुंच जाना। सर भावनाओं का ऐसा ज्वार था, आप सोच नहीं सकते कि मोहल्ले में जब बात फैल जाती थी ना कि आ रहा है,
लोग आ रहे हैं, तो सर लोग ना ऐसे मतलब खड़े होकर इंतज़ार करते थे। जब वो गेट पे आते थे ना सर, तो लोग ऐसे लेट जाते थे, मतलब लगता है भगवान राम साक्षात आए। सर ये इस सेंटिमेंट को सर ये सेक्युलर लिबरल वोक बिरादरी समझ नहीं पाई। सर मैंने तो आई गो टू कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बच्चों के साथ काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ। सर कुछ एक चंद लोगों को छोड़ दिया जाए ना, तो यूथ बहुत ज़्यादा सनातन के प्रति आकृष्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में, और ये चीज़ें और समय के साथ मजबूत होंगी। अच्छा, इसके विपरीत पूरा वेस्ट बहुत तेजी से, सर जितना तेजी से भारत का युवा सनातन की तरफ जा रहा है, उतना ही तेजी से बाकी विश्व जो है वो वोकिज्म की तरफ दौड़ रहा है। वहाँ तो इतनी भयावह कहानियां आ रही हैं सर, यूरोप से, अमेरिका से और कनाडा और ये इन कंट्रीज से, क्यों तो पूरे अपने पूरे देश को ही वोक बना देने पे उतार हुए हैं। और हमारा देश तो बहुत तेजी से अपनी सनातन रूट्स की तरफ जा रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो सनातन विरोधी भी है। नहीं, वो बड़ा वर्ग नहीं है सर, वो उस वर्ग का है कि उसके पास चूंकि समाचार माध्यमों पे और जो ये प्रोपेगेंडा के जो माध्यम है इनके ऊपर कब्जा है, इसलिए वो शोर ज्यादा मचा पाते हैं, पर संख्या में वो बड़े नहीं है सर, हैं वो थोड़े से ही लोग, पर चूंकि उनके पास प्रोपेगेंडा के माध्यम ज्यादा है, इसलिए वो थोड़े से होते हुए भी लाउडली अपनी बात कह पाते हैं। संख्या नहीं है उनके पास। नहीं, जैसे लेफ्टिस्ट हैं, इस्लामिस्ट हैं, थोड़े से हमारे मीडिया के कुछ भाड़े वाले हैं। यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर। मैं तो उनको बहुत छोटी सा एक वर्ग मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कब्जा तो कर रखा है। जैसे आज भी आप ये देखिए कि हमारी जो पूरी शैक्षिक पद्धति है उस पर अभी भी उनका कब्जा है। यूनिवर्सिटीज़ के जो आपके एकेडमिया है उस पर उनका आज भी कब्जा है। अब देखिए NCERT वो 10 साल लग गए कुछ बेसिक चेंजेस करने में, क्योंकि कब्जा उनका है। जैसा कहा ना, वो आपने देखी होगी वो 370 वाली वो फिल्म जो कश्मीर फाइल्स जी। सरकार भले उनकी, और सिस्टम तो हमारा है। नहीं, पर सर वो 10 साल पता है क्यों लग गए? मोदी जी जो भी सर काम करते हैं ना, वो उनका जो भी रिफॉर्म है ना, वो इरिवर्सिबल है, ये ध्यान रखिए। उन्होंने जो भी रिफॉर्म किया उसको आप बदल नहीं सकते। आप 370 को आप वापस नहीं ला सकते सर। अगर आप NCERT की एक किताब से एक लाइन हटा दीजिए, जैसे ही गहलोत साहब की सरकार आएगी वो फिर से बदल देगी उसको। पर सर इसीलिए मोदी ने किताबें नहीं बदली, उन्होंने पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी चेंज की। और मेरी वाइफ चूंकि एक स्कूल की प्रिंसिपल है, और मैं चूंकि शिक्षा के क्षेत्र से अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, आई स्टिल गो टू स्कूल एंड कंडक्ट वर्कशॉप्स। सर अभी शायद लोगों को दिखना शुरू नहीं हुआ है, पढ़ाई पूरी तरह वोकेशनल कर दी है मोदी ने। मेरी वाइफ एक 12th CBSE स्कूल की प्रिंसिपल है, और पूरी तरह स्किल बेस्ड वोकेशनल स्टडीज पर फोकस हो गया है। एकेडमिक्स जो किताबी ज्ञान था और रोट लर्निंग थी, उससे फोकस हटा के सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है। तो सर मोदी के जो रिफॉर्म्स है ना, वो इरिवर्सिबल है। तो सिर्फ आप एक नई किताब छपवा दो और उसमें एक लाइन चेंज करा दो कि अकबर महान था, वो इरिवर्सिबल है सर उसका, इसलिए टाइम लगता है। दैट इज व्हाई इट टुक 10 years टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इन सबका इलाज हो रहा है सर, पर ये नहीं है कि जैसे ही सरकार बदली और वापस बैक टू स्क्वायर वन नहीं होगा। मोदी जो इलाज कर देगा फिर उसका तोड़ नहीं होगा, वो वापस नहीं ला पाएंगे आप। और सर जब इतना पक्का इलाज करना है तो सर टाइम लगता है, मैं ये मानता हूँ। कुछ बातें करते हैं जो राजनीतिक परिदृश्य जिस प्रकार से बन रहा है, और अब 2024 के परिणाम के बाद अगर इसका विश्लेषण करें तो इस बार जो है वो विपक्ष का पूरा प्रयास ये रहा है कि वो जातिवादी राजनीति पुनः लेकर आए। तो आपको इससे क्या लग रहा है, क्या
जातिवादी राजनीति पुनः आ सकती है, या कि एक व्यर्थ प्रयास था कि इन्होंने वापस जातियों में विभाजित करने का प्रयास किया पूरे हिंदू समाज को? सर देखिए, राहुल जी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे उनको दो बात समझाई। पहली कि भाई आपके ऊपर एंटी हिंदू पॉलिटिक्स का एक ठप्पा लग गया है, इसको दूर करिए। तो इन्होंने वो सॉफ्ट हिंदुत्व और वो धोती पहन के टांग चौड़ी करके जो वो मंदिरों में घूमते थे वो कोशिश की, पर वो मुझे जैसे जो है वो मंदिरों में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि राहुल जी दर्शन देने आए हैं, न कि दर्शन करने आए। तो दूर से फूल फेंकते हैं। तो वो मुझे वरुण ग्रोवर, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसकी एक बात आती है कि अरे उसकी पिच पे मत खेलो, ये हिंदुत्व मोदी की पिच है, तुम अपना गेम खेलो। तो इनको बहुत जल्दी समझ में आ गया। सर दूसरा, उनके एडवाइजर्स ने उनको ये समझाया कि भैया बीजेपी की जो इतनी बड़ी सफलता है, इसका जो मूल कारण है, सर देखिए, आप चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सर जातीय पॉलिटिक्स, जातीय समीकरण, लोग जातियों पर वोट देते हैं और अभी निकट भविष्य में आगे भी देते रहेंगे। इसलिए आज भी मैं मानता हूं कि सारे हिंदुत्व और सारी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, सारे लाभार्थी वार्थी, सब कुछ के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर देश में है वो है जातीय गणित। जातियों पर वोट पड़ता है, आगे भी पड़ेगा। तो उनको ये समझा दिया गया कि भैया ये जातीय समीकरण साधो, तो उसकी है ओबीसी पॉलिटिक्स। जब तक भाजपा ओबीसी पॉलिटिक्स में नहीं महारत हासिल की थी, सर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी आप चुनाव हार गए थे 1 साल बाद। हारे तो नहीं थे, हाँ, मतलब मेजोरिटी नहीं आई थी। मेजोरिटी नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि आप जातीय समीकरण में फेल हो गए थे। वैसे वो एसपी बीएसपी एक साथ लड़े थे। हाँ वही तो। उन आज की तारीख में आप इसलिए सफल हैं क्योंकि आपने जातीय समीकरण साध लिए हैं पूरे देश में। तो सर ये बात राहुल जी भी समझ रहे हैं, ये बात अखिलेश जी भी समझ रहे हैं कि भैया देखो जातियों को साधना पड़ेगा। इसलिए ये जातीय जनगणना वाला जो शगुफा था, ये इसलिए छोड़ा गया था। खैर, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। हमने देखा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले ये शगुफा छोड़ा गया था, और खासतौर से छत्तीसगढ़ में तो जाति जो है वो ओबीसी सबसे अधिक इनमें तीनों प्रदेशों के मुकाबले में है, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गया। सर वो मोदी का चेहरा ज़्यादा बड़ा है ना सर, उस क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। मोदी की जो गारंटी है ना वो ज़्यादा विश्वास पैदा करती है लोगों में। तो अगलों ने कोशिश की थी। अच्छा सर, मोदी है कि वो सिर्फ जाति समीकरण के भरोसे नहीं बैठे हैं, वो बाकी काम भी कर रहे हैं। उन्होंने देश को उन्नति प्रगति के रास्ते पे भी लाए हैं। उन्होंने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को शौचालय और एलपीजी और आयुष्मान कार्ड जैसी बेसिक चीज़ें, नल घर पे बिजली, नल। सर एक शहरी आदमी सोच नहीं सकता कि एक महिला के घर में शौचालय होना पहला और एलपीजी होना, सर कितना बड़ा क्वालिटेटिव चेंज लेके आता है। मैं मोदी जी को एक सजेशन देना चाहूंगा आज आपके कि अब नाउ मोदी शुड मेक द नेक्स्ट टारगेट कि हर गृहिणी को एक अच्छी क्वालिटी का प्रेशर कुकर दीजिए, एक 5 लीटर का और एक 7 लीटर का। सर मैंने महिलाओं की जिंदगी बदलते देखी। मैंने अपने गांव में ये प्रयोग किया। हमारे घर में हमारी एक मेड थी, वो काम करती थी, तो उन दिनों ये एलपीजी वाला नहीं आया था, तो मेरे घर में 7-8 सिलेंडर रखे थे। कुछ शायद प्रयोजन हुआ था, उस वजह से हमने मंगा लिए थे या जो भी था। तो हमारे घर जो महिला काम करती थी वो देखती थी। उन्होंने एक दिन बड़े डरते डरते कहा कि सर इस महीने मुझे सैलरी मत देना, आप मुझे एक सिलेंडर दे दो। तो मैंने पूछा क्या करोगी? तो बोला कि मैं चूल्हा में ले लूँगी, तो मैंने कहा क्या कारण है? बोले सर मैं सुबह काम पे आती हूँ तो मुझे खाना बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चल हम तुझे एक सिलेंडर और एक एलपीजी का बढ़िया वाला ISI मार्क चूल्हा गिफ्ट करेंगे। हमने सर गिफ्ट कर दिया। उसके बाद जैसे ही हमने उसको एलपीजी सिलेंडर दिया, फिर बोली सर एक मुझे कुकर और ला दीजिए। उसने बोला कि मुझे आप खरीद के ला दीजिए।
मैंने कहा नहीं चल वो भी हम तुझे गिफ्ट करेंगे। तो हमने सर उज्जैन में हमारी एक संस्था चलती थी जो हम गरीब मुसहर बच्चों के लिए चलाते थे। तो हमने उज्जैन के माध्यम से सर करीब 20 लेडीज़ को प्रेशर कुकर गिफ्ट किए थे। हमने एक कानपुर में एक बहुत अच्छी कंपनी है ऐसा नॉट कुकर बनाती है, ब्रांडेड नहीं है पर है बहुत अच्छी क्वालिटी का, इट इज़ एज गुड एज हॉकिंस, सस्ता मिलता है। हमने सर 30-40 मंगाए थे और हमने हर लेडी को जिसको हम जानते थे उसको हमने एक प्रेशर कुकर गिफ्ट किया। फिर मैंने बाकायदे इसको मॉनिटर किया, मैंने कहा कि प्रेशर कुकर कौन कौन सा यूज़ हो रहा है कौन सा नहीं। तो बोला कि एक बच्ची बोली कि मेरी मम्मी ने तो वो दीदी की शादियों को उसमें दहेज में देने के लिए धर दिया। मैंने कहा अपनी मम्मी से बोलना तो कि दीदी की शादी की दहेज के लिए मैं अलग से प्रेशर कुकर दूंगा तो इनको यूज़ करो। सर जिंदगी बदल जाती है गांव की एक महिला की। सर जो दाल आधा घंटे में पकती थी वो 5 मिनट में पक जाती है। सर एलपीजी कितना बड़ा चेंज लेके आती है। तो गांव की औरत 24 घंटे एलपीजी यूज़ नहीं करती, उसके लिए उसके बाद ईंधन होता है। रात को जब इमरजेंसी पड़ती है, बच्चे का दूध गर्म कर रहा होता है, या बरसात के दिनों में जबकि ईंधन नहीं मिलता, उस वक्त उससे पूछिए उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है। तो सर मोदी जी ने इस ग्रास रूट लेवल पे जो आम जनता की जो ज़रूरतें थी ना, आम गरीब आदमी, उसको समझा। सर आज जो मोदी की सफलता है ना वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने सचमुच वो सीढ़ी के अंतिम पायदान पे बैठे हुए सबसे गरीब आदमी के लिए ये भी जो है वो बहुत सारे एग्जिट पोल में ये निकल के आया है कि घर की महिलाओं ने जातियों के बंधन तोड़ दिए। सर सर मोदी जी इट वाज सच अ श्रूड मूव कि अब देश में 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। तो कितना बड़ा मतलब एक क्रांतिकारी एक सोच थी और वो इट हैज पेड द डिविडेंड्स। महिला आज एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और सर ये मैंने आपको पंजाब में देखा है, मैंने हरियाणा में देखा, यूपी की तो बात छोड़ दी, यूपी में तो बहुत जबरदस्त क्रांति हुई है। आज महिला मोदी का सबसे स्ट्रांग वोट बैंक है, मोदी योगी का। आज जो मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है इसलिए क्योंकि वो युवाओं और महिलाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर। ये देखा गया कुछ स्थानों पर पश्चिम बंगाल में कि वहाँ तो गुंडागर्दी होती है ना, तो गुंडों ने ये कहा कि महिलाएं वोट देने नहीं आएंगी। संदेश खाली के बाद सर एक और भाई था वो क्या कि महिलाओं को वोट देने नहीं आने देना है। सर मुस्लिम महिलाएं सबसे बड़ा थ्रेट है आज। मैं आप बता रहा हूँ ये सेकुलर पॉलिटिक्स करने वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि वो मुसलमान औरत पता नहीं किसको वोट दे देगी। बरसक आप देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि मुस्लिम महिला वोट देने नहीं जाएगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है वो चुपके से मोदी योगी को वोट दे आए। बहुत जबरदस्त फैन है, बेचारी मुंह से बोल नहीं पाती, साइलेंट है। इसलिए महिला जो है सबसे बड़ा वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इस वक्त विकासवादी पॉलिटिक्स की। और सर एक बात है ना, जब मोदी जी 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, अच्छा सर राशन में सबसे ज्यादा महत्व पता है तेल का है आपको। मतलब लोग ये नहीं बोलते कि मोदी राशन दे रहा है, लोग ये बताते थे गांव में कि मोदी तेल भी दे रहा है। सर एक बात तो गांव का जो गरीब आदमी है ना उसके पास आटा चावल की व्यवस्था होती है आमतौर पे। मैंने गरीबी को मतलब गरीबों के साथ मैंने काम किया है 20 साल तक। उनके पास आटा गेहूं और चावल की व्यवस्था वो कर लेता है। तो उनको सबसे दिक्कत आती है जो बोरन सब्जी, सूखा चावल खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। तो जब राशन में 2 किलो दाल मिलने लग गई और तेल मिलने लग गया तो सर वो अब उस सब्जी में छौंक लगने लग गया। जो दाल पहले उबली हुई नमक साथ खाते थे ना, अब उसमें छौंक लगने लग गया। सर आप सोच नहीं सकते कि एक गरीब आदमी की थाली में कितना बड़ा चेंज आता है। तो मोदी योगी ने सर वो 2 किलो तेल देना शुरू किया है राशन में। और सर एक बात बताऊं आपको, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, आप एक गरीब आदमी को रोज नहाना और साफ कपड़े पहनना, कपड़े धोना, ये 2 चीज सिखा दीजिए, तो उसके जीवन से गरीबी चली जाती। जब उसने साफ सुथरा रहना सीख लिया ना, ये पहला चेंज होता है एक गरीब की लाइफ में। जब वो साफ चद्दर पे सो रहा है, साफ कपड़े पहन रहा है, रोज साबुन से नहा रहा है, समय से उसको हेयर कट और शेव मिल जाए। मैंने लोगों का जीवन बदलते देखा है इन छोटे छोटे चेंजेस से।
सर इस सरकार ने इस लेवल तक जाके सोचना शुरू किया है गरीब के लिए, ये उसके रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। दो तरह की पॉलिटिक्स की और चर्चा करूंगा मैं। एक तो जो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स थी, विशेषकर से उत्तर वर्सेस दक्षिण वाली पॉलिटिक्स थी, उसमें भी बड़ा चेंज आया है इस बार। मोदी जो कि पहले तमिलनाडु में उनसे एक प्रकार से लोगों को गणना करना सिखा दी गई थी, वो बदला है। आंध्र बदल गया, तेलंगाना बदल गया, कर्नाटक तो पहले ही बदला हुआ था। तो ये एक जो फॉल्ट लाइन थी वो भी काफ़ी कुछ एड्रेस हो गई। सर ये मैं इसके लिए संघ और भाजपा के संगठन ने जो धैर्यपूर्वक इतने सालों तक काम किया, और मोदी जी ने जो संघ और बीजेपी ने जो नई लीडरशिप तैयार की, और उस लीडरशिप ने सर सेल्फलेसली बरसों तक ग्रास रूट लेवल पे जो काम किया, अदृश्य होके जो काम किया, सर उसके डिविडेंड्स है। और अभी तो सर दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आप अगले 5 सालों में देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी दे आर गोइंग टू कॉन्कर, आई थिंक दिस इज द राइट वर्ड, कि दे आर गोइंग टू कॉन्कर साउथ पॉलिटिकली। अब अगला नंबर केरल का ही है सर, केरल और तमिलनाडु। केरला सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा सर। और एक और जो पॉलिटिक्स जो है, आप मुस्लिम पॉलिटिक्स को किस तरफ जाते देख रहे हैं, और ये क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश जो कि केंद्र बिंदु होता है मुस्लिम पॉलिटिक्स का, और बंगाल जो केंद्र बिंदु होता है, विशेषकर यदि उत्तर प्रदेश देखें, क्योंकि जो भारत का जो विभाजन हुआ था उसके मूल में भी उत्तर प्रदेश की ही जो पॉलिटिक्स थी वो थी। उत्तर प्रदेश में ये लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। 2014 हारा, 17 हारा, 19 हारा, 22 हारा, अब 24 से पिटाई हो गई, 5। तो क्या कुछ आप सोचते हैं कि इनमें भी कोई रीथिंकिंग होगी, रीअलाइनमेंट होगा, या टूट फूट होगी? जैसे इस बार देखा गया कि मुस्लिम क्षेत्रों में मतदान अपेक्षाकृत कम रहा, तो ये ट्रेंड्स किस तरफ इंगित करती? सर एक बात बताऊं, एक गाड़ी 120 की स्पीड से दौड़ रही है, उसको खड़ा करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका टायर बर्स्ट ही हो। एक छोटा सा जो पंचर होता है ना सर, वो भी खड़ा कर देता है। सर मोदी ने जो सेंध लगाई है ना, वो एक छोटा सा पंचर है जिसमें हवा बहुत धीरे धीरे निकल रही है, और वो शुरुआत की है उन्होंने। पहला आपने ध्यान दिया, सबसे पहले तो उन्होंने विमेंस से शुरू की, 3 तलाक और ये है समान नागरिक संहिता, और उनको जो इससे मुक्ति दिलाई। उसके बाद आपने ध्यान दिया कि जब मोदी ने एक सांस में मुसलमानों की 17 पसमानदा जातियों की जो वो जातियां गिनाई, सर इट वाज सच अ श्रूड पॉलिटिकल मूव। अच्छा एक बात बताइए, वो सिंपल पसमानदा वर्ड यूज कर देते थे, क्या जरूरत थी? अच्छा सर वो जनसभा में टेलीप्रॉम्प्टर पे तो बोल नहीं रहे थे, तो सर अगले ने मेहनत की होगी वो 17 जातियां याद करने में। क्यों? धारा प्रवाह 17 गिनाई थी सर उन्होंने। अच्छा हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या बोलता था कि मुसलमानों की आबादी 17% है या 20% है, हिंदुओं में हिंदुओं की आबादी कभी नहीं बताई उन्होंने। ब्राह्मण इतने हैं, राजपूत इतने हैं, जाट इतने हैं, बनिया इतने हैं, अहीर इतने हैं, ये इतने हैं, गुजर इतने हैं। हाँ, हमें तो वो 70 जातियों में बांट के हमारी जनगणना बताते हैं। मुसलमानों को इकट्ठे 17, 18, 20%, 22%, 24%, 40% बताते हैं। तो मोदी ने उसमें भी एक डिवाइड पैदा कर दिया ना, पसमानदा मुसलमान। तो इससे दिक्कत है वैसे तो क्या कि देखिए, पसमानदा वाला ये जो पूरा डिस्कोर्स था, सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स ने आरंभ किया था। अच्छा जी, ये आपको संभवतः पता नहीं होगा जी। वी वर द फर्स्ट जो पसमानदा एक्टिविस्ट को हम लाए जयपुर डायलॉग्स में, उनको प्लेटफॉर्म दिया, और उनकी सारी समस्याएं जो थी वो अशराफ वर्ग से। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हाँ ये एक ऐसा काम है जो किया जा सकता है, तो उन्होंने पसमानदा आउटरीच जानते कैसे की? अशराफ वर्ग के माध्यम से। वही मात खा गए,
उसी दिन से मैंने पसमानदा आउटरीच बंद कर दी। मैंने कहा ये तो गलत रास्ते जा रहे हैं। आपको पसमानदा आउटरीच करनी है तो आप अशराफ के थ्रू नहीं कर सकते। अशराफ तो उनके स्वाभाविक, जिनको ये हायरार्की जो है वहाँ की, अच्छा उसकी हायरार्की में और भी बात है, उस हायरार्की को रिलीजियस सैंक्शन है। हमारे यहाँ तो जो वर्ण व्यवस्था है जिसकी बात है, ये एक सामाजिक स्मृतियों में लिखी हुई बातें हैं। आपको शास्त्रों, जो हमारे जो श्रुति है और बाकी जिनको शास्त्रों का जो हायर स्टेटस जिनका है, उनमें आपको वर्ग विभेद नहीं मिलता। इनकी जो भी बात भी होती है तो वर्ण व्यवस्था की बात होती है। इतिहास में भी देखेंगे तो वर्ण की बात होती है, तो वर्ण इज़ डायनेमिक, वर्ण इज़ चेंजेबल। आज आप देखेंगे तो आप जाति नहीं बदल सकते। यादव जाति का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। राव तुलाराम को आप जानते हैं। राव तुलाराम कितनी प्रसिद्ध हस्ती हैं, ये राव इंद्रजीत सिंह जी जिनके वंशज हैं। राव तुलाराम ये अहीर सभा के अध्यक्ष थे। एज अहीर सभा के अध्यक्ष जब इनको, अहीरों को शूद्रों में डाल दिया अंग्रेज़ों ने, क्योंकि ये रिजिड कास्ट लाइंस तो अंग्रेज़ों ने ड्रॉ की थी। पहले तो लोग मूव करते रहते ऊपर नीचे। शिशुपाल ने तो मौसी का भाई होते हुए भी बुआ का भाई था, बुआ का लड़का था, तो भी उसने कर्म के हिसाब से भेद कर दिया कि मैं तो राजा हूँ, तू ग्वाला है। सेम वंश होते हुए राव तुलाराम ने पिटीशन डाली थी उस समय 1920 के दशक में कि हम क्षत्रिय हैं। और आप देखें तो साउथ के बहुत सारी यादव डायनेस्टीज़ हैं, बहुत सारी यादव डायनेस्टी। ये सारा का सारा जो ये हुआ, ये लाभ उठाने के लिए, वो अलग बात, वो अलग है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे मुसलमानों के यहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि अकल इस्तेमाल मत करो, तो उनको अपने आलिम उलमा के हिसाब से ही चलना। तो ये एक शब्द है, तकलीद बोलते हैं उसको। तकलीद का मतलब होता है नकल करना। अशराफ उस चंगुल से बाहर नहीं जा सकता। उनके यहाँ तो एक ही जन्म होता है, और एक ही जन्म में अगर उसने आलिम उलमा की अवहेलना कर दी तो वो नरक में चलेगा। तो वो जो डर है वो कैसे निकाला जाए, वो आप अशराफ के माध्यम से आउटरीच करेंगे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि अशराफ तो अपना गुलाम ही मान के चलाएगा ना। इसको हमारा गुलाम है, अब्दुल है हमारा। अब्दुल का लिटरल मतलब ही गुलाम होता है। तो ये इन्होंने गलती की है, इसको यदि सुधार सकें और ये जो एक वर्ग विभेद है इसको एड्रेस कर सकें तो सफल होगा। वरना आउटरीच का तरीक़ा जो है वो बीजेपी का गलत हो गया। इसीलिए हमने अपनी पसमानदा आउटरीच बंद कर दी। मैं कहा ये तो गलत रास्ते जा रहे हैं। तो ये समस्या तो है, अब इसको कैसे एड्रेस करते हैं अभी ये आगे देखते हैं। लेकिन जो इनका जो शासक वर्ग है, जो तय करता है कि भाई मुसलमान किस तरह से वोट देगा, और अमूमन जो है उनकी बात मान ली जाती है, नीचे मस्जिदों के इमाम घोषित कर देते हैं, सब कर देते हैं। अब ये किस रास्ते जाएंगे? समाजवादी पार्टी तो फेल हो गई, बीच में कांग्रेस की तरफ ये लोग मुड़े थे, भी फेल हो गए। पाकिस्तान के प्रति जो इनका एक नेचुरल प्रेम है वो वैसा का वैसा है, क्योंकि जो बड़ी किताब छोटी किताब से जो सब आती हैं, इनकी जो टीचिंग्स वो उस तरह की हैं। तो ये देश में जो प्रगति का रास्ता है उसको लगातार अवरोध करने में ही जो इनकी लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो लगा रहता है। इसमें कोई परिवर्तन आएगा क्या? या कोई ऐसी लीडरशिप, क्या लेट्स सम इट अप, क्या कोई पॉसिबिलिटी है सेक्युलर लीडरशिप की मुसलमानों? मुझे नहीं दिखाई देती सर। ये बेचारे वो शिप में जो जहाज पे जो पंछी होता है ना, इनके पास अगर उड़ भी जाए ना तो कहीं लैंड करने के लिए जगह नहीं है। बीजेपी में इनका दीन और मजहब ही अलाउ नहीं करता वोट डालना। वो जानते, वो अभी पीछे कुछ बयान आए थे,
मैं कहा हमें पता है दे आर डूइंग वेरी वेल, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं, हमें सारे लाभ मिल रहे हैं, सब कुछ है, पर हम वोट नहीं दे सकते। तो सर इनकी मजबूरी है कि इनको कितना भी फेल हो, कितना भी हारे, कुछ भी करें, जाएंगे कहाँ? तो ये जो सेक्युलर कबाल है सर इसी को दे रहे हैं, देते रहेंगे। कुछ वर्ग इसमें से टूट के, जिसका मुझे लग रहा है कि महिलाएं, तो सर मुसलमानों के पास टॉपअप नहीं है कि वो किसी पार्टी को जिता सकें। सेक्युलर दल जो है वो टॉपअप ढूंढ रहे हैं। इसीलिए है कि ये भी फाइंडिंग आई है कि भाई इस बार मुसलमानों का वोट जो है वो कम पड़ा है। उनको पता था सर ये अभी की नहीं, 2019 में भी कम पड़ा था, लोग इसको विश्वास नहीं करते। मैंने बताया था आपको, मैं आजमगढ़ में रहा था जब 45 दिन, तो मेरे पास सभी मुस्लिम बहुल बूथ की लिस्ट थी, एंड आई वोटिंग वाले दिन आई मेड इट श्योर कि मैं हर बूथ पे गया था, आई स्टिल रिमेम्बर। और जो सबसे ज्यादा वोटिंग मुझे मिली थी, एक जगह 24% मिली थी। 24% वॉज द मैक्सिमम, अदरवाइज 12 और 14% भी थी आजमगढ़ में। शिबली कॉलेज जो है वो आजमगढ़ का सबसे बड़ा बूथ है, जहाँ एक कॉलेज में 12 बूथ लगते हैं। 12 में से करीब 8 बूथ जो हैं वो मुस्लिम बहुल हैं, बाकी हिंदुओं के थे। तो वो 8 बूथों पे हम लोग पहुँचे दिन में करीब 2 बजे, तो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज स्लीपिंग ऐसे। तो मतलब आदमी सो रहा है, इसका मतलब पिछले 15-20 मिनट से कोई वोटर नहीं आया। तो हमें देख के ना वो डर गया, उसको लगा कि कोई ऑब्जर्वर्स की टीम आ गई, और वी आर बिहेविंग लाइक दैट। हम लोग जहाँ जाते थे तो पूरा पुलिस, पूरे सेंटर से ही कोई टीम आई आते, हम लोग बिहेव कर रहे थे। तो हमें देख के डर गया, यहाँ कितना वोट पड़ा, थोड़े सर 23 समथिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ रहा, तो रमज़ान के दिन थे। तो उसने बोला कि सर शायद धूप है, गर्मियाँ तो होती हैं। तो मैंने ना अपने एक साथी आदमी को कहा, मैंने कहा देखो अभी इस वक्त धूप है इसलिए नहीं है, शाम को 5 बजे फिर से लाइन लगेगी, तो तुम एक बार 5 बजे मुझे इस बूथ की वापस रिपोर्ट देना कि 5 बजे कितनी भीड़ उमड़ी। तो 6 बजे उनका फ़ोन आया कि अरे बोले यार भीड़ नहीं भैया सर, वहाँ तो कौवे उड़ रहे थे, सन्नाटा था, और 6 बजे वो लोग ताला वाला लगा के बूथ बंद करके चले गए। तब 2019 से मुसलमान वोट डालने नहीं निकल रहा। तो उनको पता है ना, एक बार तो पहली बात, दे डोंट हैव अ रीजन व्हाई शुड दे रिमूव मोदी, एक तो ये रीजन ही नहीं है। और तो जब आपको पता होता है ना, इस बार भी सर वो कहते हैं वोटिंग परसेंटेज कम है। पहले कहता था भैया ये जो हताश निराश वोटर है ना, जिसको मालूम है हम हरा तो सकते नहीं, वो घर बैठा है। राहुल गांधी की स्पीचेस में बड़ा एग्रेशन था इस बार सर। वो एग्रेशन आपको कैसे क्लासिफाई करेंगे? दैट वाज ट्यूटर्ड। ये जो मायावती या मुलायम सिंह तो खैर ऐसी शाब्दिक वो नहीं करते थे, पर लालू टाइप के जो नेता है ना सर, ये अपनी गंवई इमेज को जानबूझ के पालते हैं। और ये शुरुआती दौर में जब ये बुरा बाल साफ करो और वो है अजगर और ठाकुर बावन और भैयार जैसे नारे जो बसपा लगाती थी, वो शुरुआती दौर में था कि जो इनका जो वोटर वर्ग था उसको इम्प्रेस करने के लिए कि देखो हम सवर्णों को गरिया भी सकते हैं। तो सर कुछ लोगों ने शायद राहुल को सलाह दी है कि आप अगर मोदी को अपशब्द बोलेंगे, गाली देंगे, तो इससे आपका वोटर खुश होगा और उसको एक सहारा मिलेगा कि देखो हमारा लीडर मोदी को गाली भी दे सकता है। इसलिए वो सर उनको पढ़ाया गया है कि आप मोदी के लिए तू तड़ाक और ऐसे डरता है, ये है वो, तू, मतलब जो वो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा एक बार इनको समझाया गया था कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव नजर आइए और थोड़ा, तो अचानक ये ना भाषण देते देते चिल्लाने लगता था। वो आपको याद है जब जयपुर में आके जिसने वो 9 सिलेंडर वाला जब भाषण दिया था ना, वन मॉर्निंग आई स्लेप्ट एट नाइट, वो कप एट नाइट वाला, वो जो दौर था उसमें ये अचानक भाषण देते थे, वन मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। हाँ, तो सर वो उस दौरान इसको ये ट्यूटर किया गया था कि यू शुड लुक एग्रेसिव वाइल गिविंग लेक्चर, आप वो गरजना बरसना और ऐसे। तो सर आपको याद होगा बाजू चढ़ाता था और भाषण देते देते अचानक उसको याद आता था कि अरे यार आई हैव टू बी एग्रेसिव, तो ये अचानक चिल्लाने लगता था। सर ये जो मैं बताऊं,
ये जो पर्सनालिटी में जो एग्रेशन होता है ना, वो सर जन्मजात होता है, आप इसको पैदा नहीं कर सकते। योगी जी को देखिए, हाँ सर, मैं अपने लिए बताऊँ। योगी जी सामान्य भाषा में भी बात करते हैं, तो लगता है कि जैसे हाँ, और एग्रेसिव आदमी को आप बोलो ना कि यार थोड़ा सा ठंडा रहो, तो रह ही नहीं सकता। वो थोड़ी देर नाटक कर ही लेगा, पर उसका फिर वो एग्रेशन कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाएगा। तो सर आप किसी के पढ़ाने से एग्रेसिव थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ये राहुल जी तो ट्यूटर्ड, वो तो तोता है, वो तो जैसा उनको कोई उनके सलाहकार लोग पढ़ा देते हैं, भाषण लिख के दे देते हैं, वो बोल देते हैं, अंदर से नहीं है सर। इस बार ये भी देखा गया कि मोदी जी के प्रति राहुल गांधी की जो भाषा थी वो असभ्य टाइप की थी। असभ्य थी वो। मुझे लगता है कि कुछ एक वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए कि देखो मैं मोदी के साथ बदतमीजी भी कर सकता हूँ, मैं इतना मतलब इतना मैं दबंग नेता हूँ, वो दबंगई वाली इमेज क्रिएट करना चाहते थे शायद। कितने दिन आपको लगता है कि ये जो इंडी गठबंधन है आपस में लड़ाई बिना रह सकता है? तो खत्म है सर कहानी, अब है क्या उनमें। क्योंकि ये जो 14% का इनका जो वोट बैंक है, इसके बहुत सारे ठेकेदार हैं। ममता दीदी कहती हैं कि ये मेरा है, और आपके शरद पवार कहते हैं ये मेरा है। तो बहुत सारे इसके ठेकेदार हैं, और इसको लेके ही, और बल्कि जो ये गठबंधन आया है वो केवल संभवतः मुझे लगता है कि गठबंधन जो बना था केवल इसलिए बना था कि भाई कि मुस्लिम वोट में डिवाइड ना हो। सर बसपा जो है उसमें नहीं आई इनके साथ में, बसपा को बहुत ज़्यादा गया भी नहीं। सर वो पुरानी फिल्मों में अजीत साहब होते थे एक विलेन। हाँ जी, पहले हीरो थे, बाद में विलन बना। विलेन उनका, तो सर उनका एक बड़ा फेमस डाल है कि रॉबर्ट इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगी। सर मुस्लिम वोट की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये ऐसी लिक्विड ऑक्सीजन है, ये इन सेक्युलर दरों को मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। इसके लालच में ये हिंदू पॉलिटिक्स, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स कर नहीं पाएंगे। तो ये मरेंगे तो नहीं, 14% जो ये है इनका वोट इनको मिलता रहेगा, तो ये मरने नहीं देगा इनको, और इसके चक्कर में हिंदू इनके पास जाएगा नहीं, तो ये जीने भी नहीं देगा। सर ये ऐसे ही चलते रहे। ये लिक्विड ऑक्सीजन है। बड़ी जहालत की बात क्या होगी कि अखिलेश यादव ने बयान दिया कि व्हाई डू यू वांट टू द रिजल्ट टू कम इन 24 आवर्स। 3 महीने में अगर वोटिंग होती है तो क्या है, बोला हर एक बूथ पे वीवीपैट भी काउंट करो, सारी वीवीपैट काउंट करो, तब रिजल्ट डिक्लेयर करो, में 3 महीने लग जाएंगे। तो बोले इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जाना है हमने। तो एक राष्ट्रीय स्तर का नेता ये कह रहा है कि हमें 3 महीने तक अगर रिजल्ट काउंटिंग होती रहेगी तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो क्या विजन है उसका देश के प्रति। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एज ऑब्जर्वर मेरी ड्यूटी थी 2014 में अनंतपुर साहिब जी, और जिस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, आप ईवीएम्स का, वो हर स्टेज पे रैंडमाइजेशन होता है, जिससे कोई भी ये आरोप नहीं लगा सके कि भाई एक पर्टिकुलर ईवीएम जो थी वो फिक्स थी, एक पर्टिकुलर जगह भेज दी गई। वो सबकी उपस्थिति में, ऑब्जर्वर की उपस्थिति में उनका रैंडमाइजेशन होता है कि किस बूथ में कौन जाएगी। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है कि भाई जो ईवीएम्स आई हैं बीईएल से या ईसीआईएल से जो भी आती हैं वो किस कंस्टिट्यूंसी में जाएंगी, पहले उसका रैंडमाइजेशन हुआ। फिर कौन सी ईवीएम किस जगह पर जाएगी उसका रैंडमाइजेशन हुआ। फिर उस कंस्टिट्यूंसी में किस बूथ पे जाएगी उसका भी रैंडमाइजेशन, और कौन सी जो है वो स्पेयर में रहेंगी उनका भी, वो सब पूरा का पूरा हर चीज़ रैंडमाइज होती है। 3 स्टेजेस पे रैंडमाइजेशन होता है, और उसमें सब में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज बुलाई जाती। घंटे पर लेट होता था रैंडमाइजेशन, कोई आता ही नहीं था। ज़बरदस्ती बेचारे रिटर्निंग ऑफिसर को पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को फ़ोन कर करके बुलवाना पड़ता था कि भाई कम से कम कोई दस्तखत करने वाला हो जाए, तो वो रैंडमाइजेशन बाद में ये नहीं कहा जाए कि भाई रैंडमाइजेशन आपने दूसरे पार्टियों की अनुपस्थिति में कर दिया। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि सबको पता है कि सब सही है। हाँ, प्रिपरेशन के टाइम पे
मॉक पोल होता है। जब फाइनल हो जाती है लिस्ट, विड्रॉल सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर ईवीएम्स को प्रिपेयर किया जाता है। ईवीएम्स का प्रिपरेशन ये होता है कि भाई बैलेट यूनिट के ऊपर, जो बैलेट यूनिट होती है उसके ऊपर आप जो लिस्ट है वो चिपकाते हैं, असाइन करते हैं बटन नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो केवल बटन नंबर पहचानती है, वो कैंडिडेट तो पहचानती नहीं। और अब चूँकि वीवीपैट लग गई है तो वीवीपैट में वहाँ जो टेक्नीशियन आते हैं वो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम करके डालते हैं वीवीपैट में, जिससे जो सही सिंबल है वो निकले जब बटन से वो जाए, जो बटन दबाए। मॉक पोल में भी वही स्थिति। मैं 2-3 सेंटर्स पे जहाँ प्रिपरेशन चल गया था वहाँ गए, वहीं कह के साहब कोई आ ही नहीं रहा, मॉक पोल में डिले हो रही। फिर वही रिटर्निंग ऑफिसर या जो नीचे के अफसर हैं वो बुला रहे हैं लोगों को कि भाई आ जाओ, मॉक पोल कर रहा है। फिर आइए आप, मॉक पोल होता है, चुनाव जब पोलिंग शुरू होती है उसके घंटे भर पहले से, 7 बजे पोलिंग शुरू होती है, सबको 6 बजे बुलाया जाता है, 6 बजे आइए मॉक पोल करेंगे। कोई नहीं आता होगा? कोई नहीं आता। पोलिंग एजेंट जो होते हैं पार्टीज़ के, उनको भी ज़बरदस्ती कर करके उनको बुलाना पड़ता। अब ये इन्होंने काउंटिंग एजेंट वगैरह को ट्रेनिंग दी थी, ये भूल गए कि भैया काउंटिंग एजेंट भी बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं आने के लिए, ख़ास तौर से जब इस तरह का चुनाव होता है जहाँ पता है इनको भी साहब मामला जो है वो ढीला है। फिर एक और बताता हूँ, इस सब प्रोसेस के बाद में, पोलिंग के बाद में स्क्रूटनी होती है, और स्क्रूटनी में सारी पोलिंग पार्टीज बुलाई जाती हैं। वो मैं ढूंढूंगा, मेरे पास एक फ़ोटो है रखी हुई कि जब हमने आनंदपुर साहिब में, रोपड़ में जब हमने स्क्रूटनी की, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर रोपड़ बैठता है, रोपड़ में जब स्क्रूटनी की तो एक बड़ा सा हॉल, कम से कम 600-700 की कैपेसिटी का हॉल था वो। स्टेज पे पूरा जो अमला बैठा हुआ था, कम से कम 50 लोग, बीच में मैं एज ऑब्जर्वर, और फिर डीएम और बाकी सारे लोग जितने भी थे सब बैठे। सामने कोई 100 कुर्सियां लगा रखी थी, एक व्यक्ति बैठा, आम आदमी पार्टी का एक बंदा केवल पूरे उसमें वो बैठा था। हमने अपने स्टाफ को वहाँ पीछे बैठाला कि भाई ये खाली खाली लगेगा, जरा जाओ तुम लोग बैठ जाओ जाके पीछे। ये हाल है ग्राउंड लेवल पे कि जो इनका कार्यकर्ता है वो क्या सोचता है ईवीएम के बारे में, और ये जो टॉप के लीडर है वो क्या स्वांगना चाहते हैं। जी, अभी भी वो जहाँ ईवीएम के स्ट्रांग रूम में जहाँ ईवीएम स्टोर्ड होती है, वहाँ पे ये धरना दे के और वहाँ पे रात भर अगोरने का ये नाटक करते हैं। सब सोते हैं, कोई नहीं होता वहाँ पे, सबको पता है कि सब बिल्कुल सिक्योर है। हाँ, सब जानते हैं। बाहर बैठे रहते हैं कि हाँ हम धरना दे रहे हैं, हम चौकसी बरत रहे हैं। क्या चौकसी बरतोगे भाई, तो स्ट्रांग रूम में सील हो गया तुम्हारे एजेंट के दस्तखत करके। अच्छा, जब वो सील टूटती है, वो क्या नाम, काउंटिंग के समय, तो वहाँ वो एजेंट होता है जो साइन किए होते हैं, बुलाया जाता है उसके सामने ही, जिसके वहाँ पे दस्तखत है उनके सामने ही टूटेगी सील। तब तो फिर काउंटिंग बूथ पे तो हजारों, भाई हर बूथ का एक एजेंट है तो हजारों बूथ होते हैं। नहीं, बूथ का नहीं, जो आपके उस कंस्टिट्यूंसी का जो अच्छा एजेंट होता है वो उसके, उनका जो एक एजेंट होता है वो तो एक ही होता है ना। जी 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 जी। एक तो प्रत्याशी का एजेंट होता है, हाँ, उसके बाद फिर पोलिंग बूथ के एजेंट्स होते हैं, जी, काउंटिंग के वो एजेंट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल एजेंट होता है वो तो एक ही होता है जी। उसको बुला के उसकी प्रेजेंस में उसका सील किया जाता है, उसकी प्रेजेंस में खोला जाता है। सिस्टम्स फुल प्रूफ है, लेकिन अब बहाने बनाने हैं तो बनाने हैं। तो इस बार जो मोदी जी ने डिक्लेरेशन किया है कि साहब कि वो बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे, ये बड़े बड़े निर्णय क्या होंगे? सर, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, और जो ये बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं, हालांकि मुझे डाउट है कि ये फार्मास्यूटिकल लॉबी पे का कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। मतलब
पर इसके अलावा जो हमारे देश में जो स्थानीय लॉबीज हैं, खासतौर पे ये आपका जो जुडिशल रिफॉर्म्स में तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म्स हैं, उसके बाद और बहुत सारे एनजीओ लॉबी, हाँ बिल्कुल एनजीओ लॉबी है। उसके बाद अब सर मुझे लगता है कि हमारी जो हमारे देश में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनकी वर्किंग को सुधारने की ज़रूरत है। और जो स्वच्छ भारत का जो और विकसित भारत का जो सबसे बड़ा एक हमारा जो मुझे जो लूज कनेक्शन दिखता है, लूज पॉइंट दिखता है, वो है कि हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं। तो शहरों को साफ़ सुथरा करने के लिए, गाँव को साफ़ सुथरा करने के लिए उस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और कुछ कड़े निर्णय तो लेने पड़ेंगे। तो हमारे देश में जो ना चलता है एटीट्यूड जो है, फॉर एग्जांपल आपको ध्यान होगा कि गडकरी जी ने प्लान बनाया था कि रेड लाइट जंप करने वाले और हेलमेट ना पहनने वालों और सीट बेल्ट ना लगाने वालों पे बहुत मोटा जुर्माना लगाने की। जब उन्होंने प्लान दिया तो मोदी जी ने हाथ जोड़ दिए, कह रहे भैया चुनाव जीतने दोगे कि नहीं दोगे कि आप देश को जबरदस्ती हेलमेट नहीं पहना सकते। पर सर पहनाना तो पड़ेगा, है ना। फिर ये पोर्श से जो रात को दारू पी के 160 किलोमीटर पे चलाते हुए जो अनरूली बिहेवियर करते हैं सड़क पे, ये इस टाइप के, सर आखिर देश को हम कब तक ऐसे बनाना रिपब्लिक बना के रखेंगे। तो सर अगले 5 साल में मैं इस फील्ड में कि है ना जो इस प्रकार का एनार्किस्ट बिहेवियर है, तो लोगों को बुरा लग जाता है कि हमको हेलमेट पहनने के लिए क्यों कहा जा रहा है। फिर ये जो माइंडसेट है ना, या कहीं पर भी कूड़ा फेंक देना हमारा। अभी पीछे एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक प्रीमियर ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट का मैं जब झाड़ू लग रही थी तो उस कंपार्टमेंट में इतना सारा कूड़ा वो बेचारा जो जेनेटर है वो साफ कर रहा था। मतलब भाई जनरल क्लास वाले गंद मचाते थे, सॉरी, पर ये एसी क्लास में तो भाई आप सो कॉल्ड आपके पढ़े लिखे एलीट तबका ही बैठ रहा है ना। हाँ, उसका अगर ये हाल है, देश को वो इतना गंदा कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत अकेले मोदी जी कर रहे हैं ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बुरी तरह फेल हो गया। हम अपने बच्चों को आज तक नहीं सिखा पाए कि नहीं बेटा समाज में समाज को गंदा नहीं करना। अभी आज एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें हमारे जज साहब जिन्होंने वो उसको निबंध लिखा के उस वो को जमानत दी है ना, वो बिना हेलमेट लगाए स्कूटी चला रहे थे, पत्रकारों ने घेर लिया तो भाग गए। जज साहब खुद बिना हेलमेट की स्कूटी चला रहे थे और रोड एक्सीडेंट पे 300 शब्दों का निबंध लिखवा रहे थे। तो हमारे देश में जो चलता है एटीट्यूड है ना, ये चलता है एटीट्यूड हर, अच्छा ये हर फील्ड में है। वो देश विकसित भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक ये चलता है एटीट्यूड नहीं खत्म होगा। विपक्ष क्यों चाहता है कि मोदी जी 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाए? सर विपक्ष को आप विपक्ष के कान में एक बात बता दो कि आप लोग की बात पे मोदी जी रिटायर होके योगी जी को लाने का प्लान बना रहे हैं। बाय गॉड विपक्ष मोदी जी के पैर पकड़ के लटक जाएगा कि प्लीज मोदी जी आप मत जाओ, आप बल्कि अगले 25 साल तक राज करो, योगी जी नहीं चाहिए हमें, आप ही रहो। पर इनको पता नहीं है ये अगर मोदी गया ना तो कौन आएगा। इनको लगता ऐसा है कि योगी जी आएंगे तो वो वापस अपना वो जाति वाला कार्ड खेल पाएंगे कि क्योंकि मोदी चूँकि स्वयं ओबीसी है तो वो ओबीसी को बांधे रखते हैं, योगी जी संभवतः ना बांध पाए। तो बाय द टाइम योगी जी आएंगे ना, तब तक ये जो मोदी ने जो 4 जातियां बनाई है ना, गरीब, युवा, महिला और किसान, सर ये 4 जातियां जो है ना इस वर्तमान जातिवादी सिस्टम को टेक ओवर कर लेंगे अगले 5 साल में। क्योंकि सर अगले 5 साल में देखिए विकसित भारत का जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है ना वो रूरल इंडिया को ही मिलना है। शहरों में तो कमोबेश सुविधाएं ठीक ठाक थी। वैसे इन्होंने जातिवाद बहुत ट्राई किया। 2022 में योगी जी फिर भी 2/3 मेजोरिटी से आ गए। तो सर वो मोदी जी वाला जो 4 नई जातियां हैं ना, वो जातिवाद को तोड़ेगी। आप देखिए महिला एक अलग जाति बन के उभर रही है, युवा एक अलग जाति है। अब इसमें वर्गीकरण पता है क्या होगा? वामपंथी और राष्ट्रवादी युवा। अब इसमें जातियां ऐसी पैदा होगी।
सब कास्ट। महिलाओं में बड़ी बिंदी, महिला अलग है और परगटी अलग। हाँ, वो बिरादरी अलग होगी, वामपंथी डबली गैंग अलग। आइए आज की इस बहुत ही रोचक चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी। आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है सर, आपने मुझे मौका दिया। इट वॉज एन ऑनर फॉर मी, इट वॉज रियली। आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।